हेलो बच्चों, आप सभी का इस वर्चुअल क्लासरूम में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपना एक नया टॉपिक लेकर। वह कक्षा 9वीं से है और हमारा विषय है आज का गणित भाग पहला, मैथमेटिक्स पार्ट 1। और उसमें हमारा आज का जो लेसन है वह है आपके पाठ्य पुस्तक में लेसन नंबर 3, पॉलिनोमियल्स, पाठ तीसरा, बहुपद, जिसके अंतर्गत हमारा आज का घटक होगा बहुपद के प्रकार। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो आज की चर्चा होगी, प्रमुख मुद्दा है बहुपद क्या है, उसको हम शॉर्ट में समझेंगे। उसके बाद बहुपद के प्रकार है उसको भी हम देख लेंगे और बहुपद के रूप को भी जानेंगे। ये बेसिक प्रमुख बातें हैं, इसे समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बहुपद। तो पिछली कक्षाओं में बच्चों हमने व्यंजक देखे थे, यानी गुणांक, चरांक युक्त पद। चलिए हम उन्हीं बेजिक व्यंजक से शुरुआत करेंगे। तो यह एक चरांक a है और इसकी घात है a की घात कुछ नहीं लिखा, मतलब एक घात है उसका, जो कि लिखा नहीं जाता है, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। अब यहाँ है 3a², ये हमारा एक दूसरा पद है। इसमें एक गुणांक है 3 और a चरांक है और उसकी घात 2 है। तो चरांक पर ध्यान देंगे और उसके बाद धन b, उसमें एक दूसरा पद भी जुड़ा हुआ है। तो इसमें इस जो व्यंजक है यानी बेजिक व्यंजक, इसमें हमें दो अलग अलग पद दिखाई दे रहे हैं, जिसमें चरांक a और चरांक b है। वेरिएबल्स a और b है और इनकी घात है, a की घात 2 है और b की घात 1 है। तो हमारा फोकस है चरांक और उसके घात। ध्यान से देखेंगे। 5m यह एक व्यंजक, उसकी घात 7 ऋण 2n की घात 3 ऋण 7p। तो यहाँ 3 पद दिखाई दे रहे हैं हमें, जिसमें चरांक है m, n और p। और उनकी घात क्या है? तो m की घात 7, n की घात 3, p की घात 1। तो हमने पहचान लिया इसमें चरांक क्या है, गुणांक क्या है और घात क्या है। चलिए, एक बेजिक व्यंजक 6 है। तो ये बेजिक व्यंजक कैसे हुआ? इसमें बीज यानी चरांक तो है ही नहीं। तो यहाँ पर हम कोई भी चरांक ले सकते हैं। कैसे, वो हम देखेंगे और घात क्या होगा वो समझेंगे। 6 का मतलब होता है 6 गुण 1। तो 1 प्राप्त करने के लिए हम किसी भी चरांक की घात को अगर 0 लिखते हैं तो वह 1 के बराबर हो गया। हमने y मान लिया अगर चरांक, तो y की घात 0, x मान लिया तो x की घात 0, p माना तो p की घात 0। अर्थात चरांक असंख्य असीमित हो सकता है। तो यहाँ पर हमने y चरांक मान लिया और घात कितनी है चरांक की? 0। तो सिंगल जो गुणांक यानी कोई कांस्टेंट नंबर है तो भी वह बेजिक व्यंजक ही होता है। चलिए, अब हमने घात देखा और सारे घात आपने ध्यान से देखे होंगे। तो पूर्ण संख्या है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 से असीमित है। इसमें कोई ऋणात्मक संख्या घात के रूप में नहीं है। ओके, इसको ध्यान में रखेंगे और एक दो उदाहरण और देखते हैं। अब यह चरांक, बेजिक व्यंजक और घातांक को ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर बेजिक व्यंजक है a की घात ऋण 3, चरांक a, और घात जो है -3 ऋण 3 है। 1/m का वर्ग, यहाँ पर चरांक m है और उसकी घात 2 हर में है, नीचे है। इसका मतलब सामान्य तौर पर वह m की घात -2
-2 हो जाएगा अगर वो हर में आएगा, यानी संख्या जो है वैज्जिक व्यंजक परिमेय न होकर m की घात 2 ऊपर आना हो तो m-2 हो जाएगा सामान्य तौर पर। इसका मतलब यहाँ पर जो घात है वह पूर्ण संख्या न होकर पूर्णांक संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, या यूं कहें पूर्णांक संख्या है। तो हमने 2 उदाहरण देखे, पूर्ण संख्या वाले घात, पूर्णांक संख्या वाले घात। तो कुछ वैज्जिक व्यंजकों की घात धन पूर्णांक संख्या, कुछ ऋण पूर्णांक संख्या और कुछ की घात 0 भी हो सकते हैं। अब इन्हीं उदाहरणों में से हम जानेंगे बहुपद किसे कहेंगे। वैज्जिक व्यंजक तो जाना, उसमें कुछ स्पेशल कैटेगरी है जिसको हम बहुपद या पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो जिन वैज्जिक व्यंजकों के घात पूर्ण संख्याएं हो, मतलब उसकी घात 0 हो या 1 2 3 4 5 असंख्य हो, 0 1 2 3 यहाँ लिखा गया है, उनको हम बहुपद कहेंगे। तो जिसकी घात माइनस में है या बटे में है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है घात, वह बहुपद नहीं कहलाता है। अब यहाँ पर कुछ वैज्जिक व्यंजक उदाहरण देखते हैं। तो हमने देखा वैज्जिक व्यंजक 5m की घात 7 ऋण 2n की घात 3 ऋण 7p, और इसमें चरांक की घात क्या थी वह भी हमने जाना। तो 3-4 उदाहरणों में हम कंपेयर कर लेंगे। पहला वैज्जिक व्यंजक है, उसकी चरांक की जो घात है वो सब पूर्ण संख्या है, 7 3 और 1, इसलिए ये बहुपद है। दूसरा है 6 वैज्जिक व्यंजक, उसकी घात हमने देखा पूर्ण संख्या है, 0 घात है ना, तो यह भी बहुपद है। तीसरा 1 की घात ऋण 3 पूर्ण संख्या नहीं है, उसकी घात चरांक की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। और यहाँ पर वर्गमूल है x का, तो वह पूर्ण संख्या नहीं है घात, उसको अगर हम घात में बदलें तो x की घात 1/2 होता है। वर्गमूल है तो 1/2 घात है, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है घात, इसलिए यह व्यंजक भी बहुपद नहीं है। तो बहुपद आपने पहचान लिया, कौन से व्यंजक बहुपद होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। कहाँ ध्यान देना है, उसके घात को। घात अगर पूर्ण है तो बहुपद है, घात पूर्ण नहीं है तो बहुपद नहीं है। गुणांक से कोई लेना देना नहीं। अब चलते हैं वैज्जिक व्यंजक में पदों की संख्या। तो हम पहुंच गए बहुपद तक, तो बहुपद में पदों की संख्या अब देखेंगे। अब हम बहुपद पर चर्चा करेंगे। तो बहुपद में पद, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक पद है x की घात 3, दूसरे उदाहरण में m अकेले यानी दोनों में एक एक पद है। कुछ बहुपद ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें 2 पद हो, जैसे कि y की घात 2 प्लस 5y, या d-4, यहाँ भी 2 पद हैं। धन और ऋण से अलग हुए पद ही गिने जाते हैं, जैसे y वर्ग प्लस 5y, अगर 5y प्लस 5y हो, दोनों पद समान हो, तो वो बहुपद का रूप है लेकिन बहुपद नहीं है, जुड़ जाएंगे तो 10y हो जाएगा। उसके बाद 3x में 3 और x हैं लेकिन वो गुणा में है, तो गुणा के रूप में जो पद होते हैं वो एक ही पद माना जाता है। अलग होने के लिए उसे धन या ऋण के रूप से अलग करना होता है। तो यहाँ 3x माइनस 3x प्लस 2, ये 3 पद दिख रहे हैं, लेकिन ये घट के 0 हो सकते हैं, सिंगल पद हो सकता है, इसलिए ऐसे पद नहीं। ये जो पद अब दिख रहे हैं घात अलग अलग है, इसका मतलब सजातीय नहीं रहे, तो 3 पद हो गए। इसी तरह यहाँ पर भी उदाहरण जो देख रहे हैं 3 पद हैं। तो बहुपदों में पदों की संख्या के अनुसार उसके नाम हैं, प्रकार हैं। तो कुल पद पहले उदाहरण में 1, इसलिए इसको कहते हैं एक पदी बहुपद। मोनोमियल, दूसरा है 2 पद हैं दूसरे उदाहरण में, तो यह द्विपद बहुपद हो गए, बाइनोमियल्स। और दूसरा है 3 पदों वाला बहुपद, ट्राइनोमियल्स, त्रिपद। तो एक पद, द्विपद, त्रिपद, इस तरह बहुपद के प्रकार हैं। ये पदों की संख्या के अनुसार होते हैं,
ये ध्यान रखेंगे हम। ये सभी बहुपद हैं, केवल कैटेगरी एक पद, द्विपद, त्रिपद। तो हम सामान्य तौर पर एक पद, द्विपद, त्रिपद नाम यूज़ कम करते हैं, हम सभी को सामान्य रूप से बहुपद ही कहेंगे। अब चलते हैं बहुपद का घात क्या होता है। हमने अभी देखा चरांक का घात, यानी किसी बहुपद में अलग अलग चरांक हैं या एक ही चरांक है तो भी घात अलग अलग है, तो वो चरांक का घात हो गया। किसी एक बहुपद का घात क्या होता है, पूरे बहुपद का घात किसे कहेंगे, अलग अलग घात है चरांक के। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि ये बहुपद है 5m की घात 7, 2m की घात 3 ऋण 7m। हमने पहले देखा इस बहुपद को। इसमें चरांक के घात कौन कौन से हैं, तो चरांक की घात 7, 3, 1। ध्यान देंगे सभी चरांक एक ही है, यानी एक चरांक वाला बहुपद है ये, तो घात अलग अलग हैं। दूसरा देखते हैं, a की घात 2 ऋण 2a की घात 3 ऋण a धन a, जिसमें a की घात 6 है और एक अकेला a है। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, a की घात 4 है, तो यहाँ पर सभी पदों को ध्यान से देखें तो उसके घात हमें मिलते हैं 2, 3, 6, 4। प्रत्येक पद में चरांक के घात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हमें। अब देखते हैं दोनों उदाहरणों में बहुपद में चरांक के घात में सबसे बड़ा वाला घात कौन सा है। चरांक तो समान है, सभी का m है, और घात 7 बड़ा है, सबसे अधिक है। और दूसरे उदाहरण में चरांक तो a ही है, सबका एक ही चरांक है, लेकिन घात 6 चरांक जो है वो इसमें सबसे अधिक है। इसलिए बहुपद का घात किसे कहेंगे, तो जिसका घात ज़्यादा वही घात बहुपद का घात है, वही उसका मालिक है। तो बहुपद का नाम उसी के संख्या से होगा। तो 7 अधिक है तो बहुपद की बड़ी घात 7, इसलिए बहुपद का घात भी 7। तो पहला बहुपद का घात 7 हो गया। दूसरे बहुपद जो कि a के रूप में है वह उसका घात 6 है। तो जब भी बहुपद की घात 7 कहेंगे तो उसमें एक चरांक ऐसा होगा जिसका अधिकतम घात 7 होगा। जब बहुपद की घात 6 है तो एक चरांक ऐसा होगा उसमें जिसमें उसकी घात 6 होगी अधिकतम, उससे बड़ा घात उसमें नहीं होगा। तो यहाँ पर ये बड़ी घात को ही बहुपद का घात कहते हैं। कब, जब चरांक एक ही हो, यानी हर पद में सिंगल सिंगल चरांक। तो एक चरांक वाले बहुपद के सभी घातों में से सबसे बड़ा घात ही बहुपद का घात होता है, ये हमने जान लिया। लेकिन हम ऐसे बहुपद भी देखते हैं जिसके पदों में एक से अधिक चरांक हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह एक बहुपद, उसमें चरांक की घात क्या है, तो प्रत्येक घात को देखेंगे। पहले पद में यानी 5m की घात 7n में m की 7 और n की 1 यानी 7 धन 1 घात हैं। दूसरे में 3 अकेला है। तीसरे पद में 5 और 4 m और n के 5 और 4 घात हैं क्रमशः, ये ध्यान देंगे हम। तो तीनों पद के घातों को जोड़ेंगे क्योंकि अलग अलग चरांक है। तो अधिक चरांक वाले बहुपद के सभी घातों में से जिस पद के घातों का योग सबसे अधिक हो वही घात बहुपद का घात होगा, अधिक चरांक। तो यहाँ चरांक देख रहे हैं हम mn, उसके 5 और 4 वाला जो है घात वो अधिक है, यानी कैसे, जोड़ने पर 9 आएगा। 7 और 1 मिलाएंगे तो 8 होता है, 5 और 4 9 होता है। तो योग 9 जिसका ज़्यादा है, तो एक पद तीसरे पद का योग सबसे अधिक है 9। तो ये 9 है, यानी अधिकतम जो घात है 9, यही इस बहुपद का घात होगा। तो एक चरांक हो तो अधिकतम घात, एक से अधिक चरांक हो तो
जिस बहुपद में ज़्यादा चरांक है उसके सभी घातों को जोड़ लेंगे तो अधिकतम योग जिसका आएगा वही घात होगा बहुपद का। ये फर्क था। तो हमने बहुपद के घात देख लिए, बहुपद का घात और बहुपद के पद के अनुसार उसके प्रकार, एक पद, द्विपद, त्रिपद। अब हम चलते हैं एक चरांक वाले बहुपद के घात के अनुसार उसके प्रकार। बहुत सिंपल सी बातें बच्चों, इसको रटने की जरूरत नहीं है। चलिए एक चरांक वाले बहुपद के उदाहरण को देखते हैं हम। बहुपद x+3m y+5y, यह है y² + 5y, d², 3x³ या 3x³ -3x+2 n³, ये दो उदाहरण दिए गए। कोई एक पद है, कोई द्विपद है, कोई त्रिपद है, लेकिन हमें यहाँ बहुपद के घात को ध्यान देना है, फिर उसके अनुसार उसके प्रकार निश्चित होंगे। हम देखेंगे कि ये दोनों बहुपद, चाहे एक पद हो चाहे द्विपद हो, उसके घात जो है, बहुपद का घात एक ही है ना। x की घात भी एक है, m की घात भी एक है, इसलिए इसे रेखीय बहुपद कहते हैं। सिंगल लाइन वाला, रेखा, आलेख में इसका एक रेखा बनता है, इसको हम रेखीय बहुपद कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स। लेकिन घात 2 हो तो, बहुपद की घात 2 हो तो, पूरे पद की घात यानी बहुपद की घात 2, तो इसे हम कहेंगे वर्गीय बहुपद, लीनियर क्वाड्रेटिक बहुपद हो गया। इसके बाद अगर घात 3 हो तो उसे हम कहेंगे घन बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो घात के अनुसार, एक घात हो तो रेखीय, दो घात हो वर्गीय, वर्ग, और 3 घात हो तो घन बहुपद, इसके नाम हो गए। तो घात से, नाम से ही पता चल रहा है, ये भी रटने की जरूरत नहीं है। एक पद हो तो एक पद, द्विपद हो तो द्विपद, 3 पद हो त्रिपद। वैसे एक घात हो चरांकी तो रेखीय बहुपद, 2 घात हो चरांकी तो वर्गीय बहुपद, 3 घात हो चरांकी तो घन बहुपद। ये प्रकार हो गए। तो ये बहुत सिंपल सी लेकिन ज़रूरी बातें हैं, हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम चलेंगे बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बहुपद किसी भी रूप में लिखा जाना चाहिए, यानी उसका घात किसी भी क्रम में हो? तो नहीं, हमेशा बहुपद को उसके मानक रूप में लिखा जाता है और लिखा जाना चाहिए, क्योंकि प्रश्न हल करते समय हमें मानक रूप की आवश्यकता होगी। तो मानक रूप है क्या? मान लीजिए एक बहुपद है, ध्यान से देखिए, x - 3x² + 5 + x4। तो कुछ अटपटा सा है, मतलब बहुपद की घात को ध्यान से देखो तो आगे पीछे है, क्रम सही नहीं है। और इसका चरांक x है, ये तो पक्का है, सब में x है। तो ऐसे बहुपद को अगर हमें एक नाम देना हो तो p से नाम देंगे, पॉलिनोमियल्स p। कोष्टक में x क्यों लिखा है? क्योंकि उसके चरांक x है। अगर सभी चरांक y होते तो py लिखते, सभी चरांक a होता तो pa लिखते, सभी चरांक q होता तो सब p कोष्टक में q लिखते, यानी px है, मतलब x चरांक वाला ये बहुपद है, बराबर। इसको मैं अगर सही क्रम में लिखना है, मतलब उसके घात को घटते क्रम में, अवरोही क्रम में लिखना चाहिए, बड़े घात वाले को पहले। तो इसमें बड़ा घात क्या है? 4। तो पहले जो बहुपद है उसका नाम px लिखा, तो ये प्रश्न में जो दिया गया बहुपद इस तरह से है। तो ये बहुपद जो है एक दिया गया बहुपद है, ये मानक रूप में नहीं है, क्योंकि उसकी जो घात है वो एक विशेष क्रम में नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे? बड़े घात वाले को पहले, फिर उससे छोटा घात चिन्ह के साथ लेंगे, माइनस में है तो माइनस के साथ, फिर x का नंबर आएगा प्लस के साथ, और 5 आएगा प्लस के साथ। अब देखेंगे तो घातांक 4, 2, फिर 1, फिर 0 आ गया, मतलब ये घटते क्रम में है। ये हो गया स्पेशल रूप, इसका सही रूप हो गया। इसी को कहते हैं बहुपद का मानक रूप, यानी घात को अवरोही क्रम में रख देंगे
तो बहुपद का एक विशेष मानक रूप हो जाता है। तो बहुपद का मानक रूप आपको समझ में आ गया। अब घातांक रूप, मानक रूप को घातांक रूप में लिखा जा सकता है। घातांक रूप क्या है? आखिर मानक रूप तो हो गया, घातांक के अवरोही क्रम में, तो फिर ये घातांक रूप अलग से क्या हो गया? चलिए चेक करते हैं। ज़्यादा फर्क नहीं है। चरांक x है इस उदाहरण में, इसका नाम px हो गया। और हमने देखा इसको, ये px जो दिया हुआ हमारा बहुपद है, इसको हमने मानक रूप में कैसे लिखा ये आपने अभी जाना। हमने उसको घात को अवरोही क्रम में लिख दिया और ये मानक रूप हो गया। लेकिन ध्यान से देखिए, अगर इसकी अधिकतम घात 4 है, यानी बहुपद का घात 4 है, तो 4, 3, 2, 1, 0 सारे इसमें घात मौजूद हैं क्या? तो घात 4 तो है, घात 3 नहीं है, इसमें घात 2 है, घात 1 भी है, घात 0 भी है, अकेला 5 है मतलब घात 0 है। तो एक इसमें से घात गायब है। इसका मतलब हुआ कि x की घात 4 तो पहले से ही है, x की घात 3 नहीं है, x की घात 2 है, x की घात 1 और 0 है। तो हमें क्या करना है? उस घात को भी यहाँ मौजूद करना है, लेकिन हम अपने मन से तो बढ़ा नहीं सकते, तो वहाँ 0 लिखना है। गुणा क्यों करना है? 0 गुणांक 0 लगाएंगे तो वो 0 हो जाएगा, अर्थात मान नहीं बदलेगा बहुपद का, लेकिन घात सभी दिखाई देंगे। तो जो घात गायब है उसके साथ 0 से गुणा करके वहाँ पर उस जगह पर डाल देंगे जहाँ उसका नंबर आता है। तो 4 के बाद उसका नंबर आया 3, उसके बाद जो जिस क्रम में है उस चिन्ह के साथ उसी क्रम में आ जाएगा। तो अब सारे पद दिखाई देने लगे। घात 4 है तो 5 पद दिखाई दे रहे हैं अभी हमें। इसको कहते हैं घातांक रूप, यानी घातांक है बहुपद का 4 तो उसमें 5 पद दिखेंगे। जितना घातांक है, घात है बहुपद का, उससे एक ज़्यादा पद उस पूरे बहुपद में दिखने चाहिए, तो वो घातांक रूप हो जाएगा। जो गायब था हमने उसको लाया तो वो घातांक रूप हो गया। शुरुआत का था मानक रूप, मतलब जो दिया गया उसको हमने क्रम में लिखा, कौन सा गायब है वो गायब ही रखा, लेकिन यहाँ पर जो गायब है यानी नहीं दिख रहा है उसको हमने लिखा, तो वह घातांक रूप हो गया। तो बहुपद का घातांक रूप है, आसान सी बात। यानी जो घातांक का पद नहीं दिख रहा है उसको भी हमने लाया, हमेशा 0 से गुणा करेंगे, यानी उसका गुणांक 0 ही होगा। अब जब हमें घातांक रूप आ गया तो गुणांक रूप बहुत आसान है, कोई इसमें ज़्यादा कठिन बात नहीं। ये हमारा दिया गया बहुपद है, हमने इसको मानक रूप में लिखा अवरोही क्रम में घातों के, उसके बाद हमने इसको घातांक रूप में भी लिखा, घात 3 को भी ऐड कर दिया 0 से गुणा करके और धन के साथ, बाकी चिन्ह वैसे का वैसे ही। तो ये घातांक रूप हो गया। अब इसका गुणांक रूप बनता है क्या? तो गुणांक रूप मतलब हो गया गुणांकों को जमा कर लेना। जैसे पहला पद का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है, दूसरे पद का गुणांक 0 है, तीसरे पद का गुणांक -3 चिन्ह के साथ, चौथे पद का 1 है और पांचवे का 5 है। ध्यान रखो, गुणांक ही धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, चरांक हमेशा धनात्मक ही होगा। तो जो -3 दिख रहा है 3x² वो -3 के कारण दिख रहा है, न कि x के कारण। तो हमने सभी गुणांकों को जमा कर लिया व्यवस्थित क्रम में लिखने के बाद, यानी घातांक रूप में लिखने के बाद, तो ये गुणांक स्वरूप हो गया। कितना आसान है। मानक रूप वही घातांक रूप होता है, सभी घात दिखने लगे कोई, और उसके गुणांकों को जमा कर लिया तो गुणांक रूप हो गया। चलिए, इसी पर आधारित प्रश्न संग्रह 3.1 है, पेज नंबर 39 पर है आपके पुस्तक में। व्यंजक बहुपद है क्या ये पहचानना है, स्पष्टीकरण देना है। तो बहुपद होने का क्या नियम है आपको याद आया? हाँ, उसके घात को देखो, क्या घात पूर्ण संख्या है या नहीं।
बस यही ध्यान देना है। ये आपके पुस्तक का ही उदाहरण है सभी। पहला उदाहरण देखते हैं, y + 1/y। तो पहला पद y की घात तो 1 है, वो ठीक है, पूर्ण संख्या। दूसरा पद 1/y की घात जो है वह हो जाएगा y की घात -1, -1। इसका मतलब यह बहुपद नहीं है, क्योंकि घात जो है उसका एक पद का -1 है, तो घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए वो बहुपद नहीं है। पहला उदाहरण जो है बहुपद नहीं है। दूसरा देखते हैं, उसमें एक चरांक x का वर्गमूल है, मतलब घात 1/2 है। यह भी नहीं हुआ फिर, क्योंकि घात जो है वो परिमेय संख्या है, 1/2 मतलब पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। तीसरे में देखते हैं तो सभी चरांक जो भी हैं उसकी घात 2, 1, 0 यानी घात 2 है। एक है, मतलब यह बहुपद है। नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके एक बहुपद में घात ऋणात्मक है, -2, तो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। और यहाँ पर शून्य घात वाला यह पद है, तो इसका मतलब यह बहुपद है, पूर्ण संख्या है। तो हमने पहचान लिया कि दिए गए बहुपद या व्यंजक जो है वो बहुपद है या नहीं है, इतना हमने ध्यान रखा। तो हमने बहुपद को पहचाना, पदों की संख्या के अनुसार पद बहुपद के प्रकार देखे, और बहुपद के घात की संख्या के अनुसार एक चरांक वाले 1, 2, 3 हमने रेखीय, वर्गीय और घन बहुपद को जाना, और फिर उसके बाद उसका मानक रूप, घातांक रूप और गुणांक रूप भी देखा। तो बच्चों, आज की जानकारी यहीं तक सीमित। इन सभी बातों को बहुत आसानी से याद रखा जा सकता है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो है दिखता है वैसे ही है, उसमें ज़्यादा याद करना नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो अपना ख्याल रखिए, खूब अभ्यास कीजिए। थैंक यू।